प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मुझे आप लोगों से ये प्रश्न पूछना है कि आज से 4 लेक्चर स्टार्ट करें फिर से। आप लोग आएंगे? अगर आप लोग आएंगे तो फिर मैं पढ़ा सकता हूँ। 1 मिनट रुके, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। तो जो लोग भी आना चाहते हैं, मैं अभी रेडी हूँ। आदरणीय नवीन सर, अगर आप सेशन ऑन कर देंगे तो मैं पढ़ा सकता हूँ। जी सर, जी सर, हम ऑन कर देंगे। ठीक है। तो अभी ये होने के बाद 7 बजे वाला भी कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। तो अभी हम लोग व्रण शोथ के बारे में पढ़ रहे थे। तो व्रण शोथ में ऐसा है कि एक दोष से आरंभ शोथ में भी पाकस में सभी दोषों का संबंध होता है। और यह श्लोक जो है, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि नर्ते नीला द्रुगम न विना च पित्तम पाकः कफम चापि विना न पोयः तस्माद्धि सर्वान् परिपाक काले पचन्ति शोथांस्त्रय एव दोषाः। मतलब वायु के बिना पीड़ा नहीं होती है। कहीं पर भी पेन हो रहा है, वहां पे वायु का इन्वॉल्वमेंट है। पित्त के बिना पकता नहीं है। जहां पर भी पच्यमान अवस्था है या पक्वावस्था है, तो कौन पका रहा है? तो पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण जो है वह पका रहा है। और कफ के बिना पीप नहीं होता, पोय नहीं होता। इसलिए सब शोथ है, पकने के समय तीनों ही दोषों से पकते हैं, तीनों दोषों का। और कोई भी शोथ पक रहा है तो पीड़ा भी होगी, पेन भी होता है, और उसमें पकना भी होगा और पस भी आएगा। तो इसलिए तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। पाठांतर में नीचे क्या बताया? तस्माद्धि सर्वे परिपाक काले पचंती दोषास त्रिभी रवै दोष ही। मतलब तीनों दो परिपाक काल में तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ऐसा इन्होंने बताया है। अब इस पर टीकाकार जो है वह बहुत बढ़िया सा टीका लिखते हैं। उन्होंने क्या लिखा है वो हम लोग देखते हैं। तो एक दोषारब्धे अपि शोथे पाक काले सर्व दोष संबंधम आह नरते नीला द्रगेत्यादि ऋगुजा तोदादि रूपा शुश्रुते त्रिभिरते शोणिते चतुर्दश शरीरमिदम धार्यते सुश्रुत सूत्र सन अध्याय 21 इति द्वितीय दर्शने शोणित प्राधान्याख्या पक्वम श्रित्योक्तम कालांतरेण अभ्युदितम तु पित्तम कृत्वा वशे वात कफो प्रसह्य पच्यत शोणितमेव पाको मथा परेशां विदुषां द्वितीयः सुश्रुत सूत्रसान अध्याय 17 इति अत्र दर्शने पित्तम विदाह कुपितम शोणितम दुष्यम कर्म भूतम पचति वात कफो वशे कृत्वा क्रोडीकृत्य हीनार्थो वा वशे शब्द वात कफो हीनो कृत्योत्यर्थः शोणितम कर्तृत्व भूतम वा तेन पक्त्यनुकूलत्वावक्षितं पूर्वदर्शने कपात् पुयः अत्र दर्शने शोणितात् पुय इति विशेषः गंभीर पाके शोथे सकाल पच्यमान लक्षणात् अनुदायात् ज्ञायमाने लक्षणान्तरं मुच्यते सुश्रुतेन तद्यथा कफजेषु खलु शोथेषु गंभीरगत्वादि अभिघातेषु वा क्वचित् समस्तं पक्वलक्षणं दृष्ट्वा पक्वम् अपक्वम् इति विषङ्मोहमुपैति यत्र हि त्वक्सवर्णता शीत शून्यता अल्परुजा अश्मवदनता च न तत्र मोह मोहमुपेयात् सुश्रुतसूत्रसान अध्याय 17 इति अस्यार्थः यदा रागदाहादि वेदना समुदायानन्तरं त्वक्सवर्णतानिति भवन्ति सदा तदा न मोहम अज्ञानतामुपेयात् पक्वमेवेति निश्चितनुयात् गदाधरेण तु त्वक्सवर्ण वर्णतादीनि संशय हेतु नियुक्तानि यतस्तेन गंभीर पाकेत्वादनन्तः पाको बहिः पुनर्त्वक् सावर्ण्यं गंभीर पाकेत्वादेव बहिः शीतता कफारब्धत्वात् मंदरुजता अश्मवच्च घनता इत्यभिधीयाय शेषम पक्व लक्षण जानियत इत्युक्तम। जो मैं पढ़ रहा हूं ना, ये आप लोगों के पास टीका अगर होगी, नरेंद्र दत्त शास्त्री जी की बुक जो है, उसमें मधुस्रव मधुकोश और मधुस्रवा टीका दिया है। तो उससे मैंने पढ़ा है। अगर आप लोगों के पास है वो बुक तो आप लोग खोल के जो मैं पढ़ता हूँ टीका वो आप लोग देख सकते हैं। इसमें बोले हैं कि एक दोष से आरंभ होने वाले शोथ में उसके परिपाक काल में तीनों दोषों का संबंध हो जाता है। इस विषय को नरते इत्यादि पद्य से स्पष्ट करते हैं। रुक शब्द से तोदादि जन्य पीड़ा का ग्रहण होता है। सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि वात पित्त कफ ये तीन दोष तथा रक्त, इन चारों से वह शरीर धारित रहता है। सुश्रुत सूत्रसान अध्याय 21। सुश्रुत का दूसरा प्रमाण रक्त की प्रधानता के आधार पर लिखा है। यथा कालांतर में प्रकोपित होने वाला पित्त बलपूर्वक वात और कफ को अपने वश में करके रक्त और मेद का परिपाक कर देता है।
इसलिए दूसरे आचार्य इस प्रकार का पाकक्रम मानते हैं। सुश्रुत सूत्रसान अध्याय 17 इति। इस दर्शन प्रमाण में कुपित पित्त विदाह आदि में दुष्य धातुपकर्म रक्त का परिपाक कर देता है। वात कफ को वश में करके अथवा क्रोधीकृत काबू में करके और वश सबसे हीन अर्थ का बोध होता है। इसका अभिप्राय हुआ कि जब पित्त का उद्रेक होता है तब वात कफ यह दोनों हीन बल हो जाते हैं। वहां पर रक्त को कर्ता भी माना जाता है क्योंकि रक्त पाक के अनुकूल होता है। प्रथम त्रिभी रेते इति दर्शन प्रमाण में तथा मूल प्रोक्त कफ चापी विना न पोया इत्यादि प्रमाण कफ से पुए की उत्पत्ति मानी जाती है। इस प्रमाण से रक्त से पुए की उत्पत्ति मानी गई है। मतलब पुए बना रहा है तो वो रक्त बना रहा है ऐसा माना जाता है। यह परस्पर भेद है। सुश्रुत संहिता में थोड़ा सा डिफरेंट है और माधव निदान काल में कफ की वजह से पुए हो रहा है, लेकिन सुश्रुत बोलते हैं कि रक्त की वजह से पुए की उत्पत्ति मानी जाती है। गंभीर पाक वाले शोथ में आम और पच्यमानावस्था में संपूर्ण लक्षणों के अभ्युदय न होने से जब उसकी पहचान या ठीक ठीक जानने में कठिनाई होती है तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए सुश्रुत ने उसका दूसरा लक्षण कहा है। यथा कफजन्य शोथों में अथवा एक अभिघात जन्य शोथों में सब पाक के संपूर्ण लक्षण दिखाई नहीं देते हैं तो चिकित्सक पक्वावस्था के निर्णय में अवश्य धोखा खा जाता है। ऐसे अवस्था में जहां शोथ का वर्ण देह वर्ण के समान हो, शोथ का स्थान भी स्पर्श में शीतल हो, पीड़ा कम हो तथा पत्थर के समान घनीभूत हो, वहां वैद्य को धोखा नहीं खाना चाहिए थी। सुश्रुत सूत्रसन अध्याय 17। इसका विशद अर्थ यह है कि जब राग लाली दाह आदि पीड़ाओं के उत्पन्न होने के पश्चात शोथ का वर्ण देह वर्ण के समान हो जाए तथा शीत शोथता एवं अल्प पीड़ा आदि लक्षण उत्पन्न हो जाए तब भी वैद्य को धोखे में नहीं रहना चाहिए और उसे निश्चय पूर्वक पक्वशोथ जान लेना चाहिए। आचार्य गदाधर ने त्वक सवर्णता आदि लक्षणों को संशय का कारण माना है क्योंकि उसमें शोथ के गंभीर पाक होने से पोए आदि बहुत गहरे होते हैं, इसलिए बाह्य त्वचा का वर्ण देह वर्ण के समान होता है तथा गंभीर पाक होने से बाह्य त्वचा में शीतलता होती है। चूंकि पोए कफ से ही बनता है इसलिए पीड़ा कम होती है और पत्थर के समान कठोर हो जाता है। इस प्रकार पश्चात का है और शेष को पक्व लक्षणों समझ लें। शोथ जब पकने लगते हैं तो वहां पे तीनों दोषों का प्रकोप हो जाता है क्योंकि वायु के बिना पीड़ा नहीं होती है, पित्त के बिना शोथ का परिपाक नहीं होता है और कफ के बिना पोए मवाद नहीं बन सकता है। पच्यमानावस्था में पीड़ा भी अधिक होती है, दाह भी अत्यंत होता है। मतलब जो वो फोड़ा जो भी है व्रणशोथ वो पक रहा है, पच्यमानावस्था में है तो पेन बढ़ जाता है, बर्निंग भी होता है और पस भी होता है। इसलिए कहा गया है कि तीनों दोष मिलकर सब प्रकार के शोथों को, चाहे वह वातज हो, पित्तज हो, कफज हो या रक्ताजी हो, परिपाक करते हैं। तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये इसका सारांश है। इसके बाद में 13 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। कुएं न निकलने के दोष। अगर पस नहीं निकल रहा है और व्रण शोथ में अंदर ही अंदर है तो क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। पस निकालना बहुत जरूरी है। एलोपैथी के डॉक्टर्स भी जो विद्रधि होती है या फिर ये व्रण शोथ होता है उसमें पस जरूर निकालते हैं पचा के। अगर वो नहीं निकालेंगे अंदर अंदर फिर उससे बहुत ज्यादा दुष्टि हो जाती है और गंभीर धातुओं में जाके सड़ा देता है पूरा। इसलिए बोल रहे हैं कि कक्षम समासाद्य यथैव वहनी वायुर्विरीतः संदहति प्रसह्य तथैव पोयो हे विनिस्त्रितो हि मासं शिरः स्नायु च खादतीह आमम विदह्यमानं च सम्यक् पक्वं च यो विशक् जानीयात् स भवेद् वैद्यः शेषास्तस्कर वृत्तयः यच्छिन्नत्यामं यच्छिन्नत्याम्याम आम ज्ञानाद्यो वा पक्वम उपेक्षते स्वपचाव्यो मंतव्यो ताव निश्चित कारिणो। यहाँ पे कुछ वैद्य लोगों को तस्कर बोला है, स्मगलर बोला है। ऐसा बोला है, क्यों बोला है वो देखते हैं। इन्होंने बोला है वायु से प्रेरित अग्नि घास के ढेर को भस्म कर देता है। जैसे अग्नि है, वहां पे हमने हवा का प्रेशर डाला तो वो आग और बढ़ जाएगा और घास का ढेर होता है उसको भस्म कर देगा। वैसे ही पीप जो है, जो पस है, वो शोथ में रह जाता है तो मांस सिरा स्नायु को जला देता है, सबको खराब कर देगा। पीप इतना खतरनाक होता है। जो वैद्य अपक्व और पश्चिम और अच्छे प्रकार के पकवे हुए शोथ को नहीं पहचानता है वही जो अच्छे प्रकार के शोध को पहचानता है वही वास्तविक वैद्य है। जो नहीं पहचानते वे तस्कर वृत्ति है, लोभवश चिकित्सा करते हैं और उनको मालूम नहीं होता कि पस कहाँ कब निकालना है, कब पकाना है। जो वैद्य मूर्खता से कच्चे शोध को चीर देता है, मतलब कच्चा शोध है, जैसे कच्चा आम है उसको चीर दिया तो वो पकेगा ही नहीं, और उससे फिर वैसे ही पके हुए की उपेक्षा करता है। ये दोनों अनिश्चितकारी वैद्य को चांडाल के समान जानना चाहिए। चांडाल का मतलब क्या होता है,
जो डेड बॉडी को जलाते हैं उनको चांडाल बोला जाता है हमारे मतलब सनातन संस्कृति में। तो ये लोग कैसे हैं कि मालूम है कि आमावस्था में नहीं कट लगाना है, तब भी वो कर दे रहे। और जो पका हुआ दोष है, पक्वावस्था है, उसमें वो कर नहीं रहे, मतलब पस को नहीं निकाल रहे। तो ये दोनों वैद्य है ना, दोनों तरह के वैद्य ये चांडाल के समान होते हैं, ये जानबूझ के अपने पेशेंट को मृत्यु तक लेके जा रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। आमावस्था और पक्वावस्था ये दोनों को समझना बहुत जरूरी होता है। इसकी टीका अब क्या बता रहे हैं कि अविनिश्रित प्रदेश दोषम कक्षम इत्यादि कक्षम समाधि कक्षम तृणादि गहनम। शोध के पक जाने पे यदि पोए बाहर न निकाले तो उससे हानि बताते हैं कक्षम इत्यादि से। तृणादि के ढेर को कक्ष कहते हैं, इसलिए कक्षम इत्यादि से कहा गया। शोध के पक जाने पर उसके अंदर रुका हुआ मवाद यदि बाहर न निकाला जाए तो उससे होने वाली हानि का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि जैसे कक्ष घास फूस के ढेर में आग की चिंगारी पड़कर वायु के झोंके से फैलकर उस ढेर को क्षण में ही भस्मसात कर देती है, उसी प्रकार पक्व शोध से पोए को शरीर से बाहर न निकालने पर वह अंदर रुका हुआ पोए अंतर्मुख होकर मांस शिरा और स्नायु को नष्ट कर देता है। अर्थात धीरे धीरे मांस शिरा और स्नायु को गलाकर पोए बन जाता है, और यही नहीं अस्थि तक भी विकृत हो जाती है। इसलिए पक्वावस्था को ठीक निर्णय करके तत्काल उचित प्रतिकार कर लेना चाहिए। यदि यही शुद्ध अपक्व हो तो उसे पका लेना चाहिए, और यदि पक्व हो तो पोए का निर्धारण कर देना चाहिए, ऐसा बताएं। और बोल रहे हैं कि स्वपचाविश चांडाल वीव मंतव्यो ज्ञातव्यो शेषास तस्कर वृत्ते इति लोभ मात्र प्रयुक्त त्वात् तस्करा इति शेषः। मतलब श्वापचावी ऐसे बोलते हैं कि चांडाल की तरह होते हैं। चांडाल जो रहता है ना, चांडाल दो चीज होते, दो लोग को बोलते हैं चांडाल। एक जो डेड बॉडी को जलाते हैं उनको भी चांडाल बोलते हैं या डोम बोलते हैं। और चांडाल जो होते हैं जो फांसी देते हैं, किसी को भी जानबूझ के मारते हैं, उनको चांडाल बोलते हैं। तो ये चांडाल लोग जो होते हैं ना, वो जानबूझ के किसी को तकलीफ देके मार रहे हैं। तो शेष जो भी लोभ के वशीभूत होकर बिना सोचे समझे कार्य करते हैं वे लुटेरे, तस्कर बोले हैं, लुटेरे बोला है, चांडाल बोला है। जो वैद्य व्रण के शोध को अमावस्था को पश्चिम अनावस्था को पक्वावस्था को ठीक ठीक से तरह जानता है वही वास्तव में वैद्य है। इसके अतिरिक्त जो ठीक ठीक ज्ञान न रखते हुए केवल पैसा लेके और ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, वो लुटेरे हैं। जो रोगी को वाह वाक जाल में फंसाकर, मतलब बोलने की कला में वो एक्सपर्ट होते हैं और उनका अहित करते हैं और लूटते हैं। जो व्यक्ति अपक्व शोध को पक्व समझकर काट देता है और पक्व को अपक्व समझकर उसकी उपेक्षा करता है, ये दोनों ही अज्ञानियों के कारण चांडाल के समान उनको जानना चाहिए। अभी मैं डॉक्टर मनीषा मैडम से पूछूंगा। डॉक्टर मनीषा मैडम एक बार वो अपना केस बताएंगी, जो आपके पास वो फिस्चुला के एक पेशेंट आए थे जिनको आपने मेथी वाला और हल्दी वाला से पकाया था। वो केस आपको याद है मैम, मनीषा मैडम? मनीषा मैडम, किसी को और कोई केस याद है कि आपने आमावस्था में पकाया और पकाने के बाद उसका पस निकाला और तब ड्रेसिंग किया? कंचन मैम, आप बताना चाहेंगी? कुछ बोलिए आप लोग। प्रणाम सर। हाँ, कुछ केस याद है आप लोग को? जी सर, मैंने मैंने 2 दिन पहले भी बताया था। एक छोटा बेबी था, 3 साल का, मेरे पास आया था। उसको मतलब बटक में शोथ हुआ था और बहुत मतलब रेडनेस, पेन, बहुत मतलब कंटिन्यू रो रहा था वो 3-4 दिन से। तो उनको एलोपैथी डॉक्टर ने वहां पे चीरा लगाने के लिए बोला था, पर वो नहीं करना चाह रहे थे वो, इसलिए मेरे पास आए थे। उन्होंने मतलब उसका एंटीबायोटिक वगैरह सब स्टार्ट किया था, पर कुछ मतलब पेन रिलीफ नहीं हो रहा था उसका। तो वो चाह रहे थे कि कुछ ऐड करें आयुर्वेद का। तो मैंने बस फिर उनको बोला था कि हल्दी, अम्बे हल्द और उसमें थोड़ा सा त्रिकटु मिक्स, ये सॉरी, मीरी जो रहती है ना, तो उसको ऐड करने के लिए बोला था। और थोड़ा सेंधव ऐड करके उसका ऐसे पका के थोड़ा सा जाड़ा जाड़ा लेप करने के लिए बोला था। तो उससे क्या हुआ ना कि वो 2 दिन में वो फूट गया वहां से, और उसका पस निकल के वो पूरा साफ हो गया अंदर से, तो बेबी को जल्दी रिलीफ मिल गया।
नहीं तो कैसे हो रहा था ना कि वो फूट नहीं रहा था शायद इसके वजह से, तो वहां पे वो पस वहां पे रहने की वजह से वो बेबी को बहुत तकलीफ हो रही थी, और वो शायद पकाना सा मैं उसको जज नहीं कर पा रही थी कि क्या है इसमें। इसलिए मैंने उनको बोला था कि ये एक तो पकेगा या वैसे ही बैठ जाएगा। तो फिर वो पक के साफ होके वो पूरा बेबी ठीक हो गया था सर। जी सर। जी। एक मनीषा मैडम का भी केस था। मैम अभी शायद बिजी है, कुछ काम कर रही है, तो इस तरह से पकाना। हाँ मनीषा मैडम जी, वो बताइए आपका केस। जो एक बच्चा आया था, जो उसको फिस्टुला या कुछ तो था ना, भगंदर था। हाँ, वो लड़का था सर। बहुत बहुत पीड़ित था वो, और अवस्था में था। बाद में उसको पकाया गया, और आपके कुछ फार्मूले भी बहुत अच्छे काम आए। मेथी से उसका प्रयोग किया गया था। और मेथी भिगा के पीस के हरिद्रा मिला करके लेप करने से स्वतः से ही फट गया पूरा अच्छे से। और फिर बाद में उसको ड्रेसिंग करके थोड़ा सा और उसका विच्छेदन के और बिल्कुल ठीक है सर। बाहर भी अभी उसके बीच में भी एक महीने लगा रहा है, तो उसको चैनल पार्ट में साइड में उसको टीका हो गया, बहुत पीड़ित होती है, समझ नहीं पा रही थी। मैं पता उसको वहाँ गायनोकोलॉजिस्ट के पास बताने उसको चीरा लगाएंगे, और फिर इसके बाद ड्रेसिंग करेंगे, तब होगा। तो फिर यहाँ आई तो मैंने वैसे ही उसको बोला ये रात में ही लगा लो आप, ले बना के अच्छा गाढ़ा सा, और सवेरे फट गया वो। पड़ गया था तो आपने उसमें वो पस वगैरह निकाला होगा, और इंटरनल दवाइयां भी दी होंगी उसको सुखाने के लिए, बाद में पस निकालने के बाद। तो हाँ वो जी सर। निकालने के बाद फिर उसको जानकारी से ड्रेसिंग किया है, और बिल्कुल ठीक है। जी। वैसे बहुत सारे हैं हमारे पास, जौ का भी करते हैं, मेथी इसका, मसूर दाल का भी करते हैं। तो हमारी जो नेचुरल व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी है, और उसको पका करके और प्रेशर से फट जाता है वायु से। जी सर। जी, बहुत अच्छा बताया मैम आपने। डॉक्टर VM महाजन सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सभी सर, को बताइए। प्रणाम। ये पेशेंट आ जाते हैं पच्यमान अवस्था में, अभी पका नहीं होता, रेड होता है पूरा। तो आके यही बोलते हैं कि इसको इंसीजन दे दीजिए। तो उनको समझाना पड़ता है भाई अभी इंसीजन देंगे तो आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी, इसको अभी पकने दो। अभी फोमेंटेशन वगैरह पोल्टिस वगैरह लगाओ या ऐसी ड्रेसिंग कर देते हैं जिससे जल्दी पक जाए। तो जब वो थोड़ा वाइटिश हो जाता है, रेडनेस कम हो जाती है, और फील करने पे उसमें पस महसूस होती है, तब उसको इंसीजन देना पड़ता है, तब ठीक होता है जल्दी से। तो पेशेंट को भी समझाना पड़ता है कि अभी पच्यमान अवस्था में अभी रेड है पूरा, अभी नहीं काट सकते, इससे आपका दर्द भी बढ़ेगा। तो रेडनेस जब कम हो जाए और थोड़ा वाइटिश में आ जाए, इसका मतलब अंदर पस बन गई, तो वो पक गया, उसमें हार्डनेस भी कम हो जाएगी उसमें। तो जी। तब उसको में पस बन जाएगी, पूरी बन जाएगी, तो उसके बाद ही उसको इंसीजन देना होता है। जी। थैंक यू सर। जी, सही बताया आपने। और पस नहीं निकालेंगे तो अंदर अंदर जाके। हाँ, अंदर तो वो फिर दर्द भी ज्यादा करेगा और जल्दी ठीक नहीं होगा। जी। और इन्होंने कहा है कि अगर अंदर रह गया तो जैसे वायु से प्रेरित अग्नि घास के ढेर को भस्म कर दे, वैसे मांस सिरा और वो अंदर डीप चला जाता है, अस्थि तक चला जाता है, स्नायु तक जाके, और पूरा वो फैल जाता है। इसलिए वो निकालना जरूरी होता है, पस को। जी। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। आदित्य सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, सरदार जी बताइए सर। पाठक सर, इसका एक मेरे को जो गुरुजी की देखरेख में अनुभव हुआ था, एक ऐसे हमारे बेउड को हो गया था थोड़ा सा जैसे। तो गुरुजी बोलते हैं हर्कपैथी सत्कार योग है, फिर एक होम्योपैथी की दवाई है सालिशिया सलीशिया। और गुरुजी बोलते थे अगर तो ये बैठ रहा हुआ तो बिठा देगा, नहीं इसको खोल के निकाल देगा।
फिर उसका जख्म फट गया था, जैसे 5 लीटर की कैडी हम तेल वाली ऐसे करते हैं ना टेढ़ा, इसी तरह उससे उसमें से पस निकला हो सालिशिया से। ये मेरा व्यक्तिगत निजी अनुभव है जी। जी ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे तो बोल सकते हैं। सर एक सर महिला को इसमें क्या बीच में होता भी है, क्या कंटेंट है उनके, जिसको आप पकाने के लिए कह रहे हो कि इतना पक गया, जो अंदर का जो भीतर का वो भी पक जाएगा या बाहर बाहर का पकेगा? मैं जो बताता हूँ वो तो मेथी और हल्दी बताता हूँ। नहीं, वो आपका तो पता है मुझे सर, लेकिन ये बता रहे थे ना अभी। कंचन मैडम कुछ बता रही थी। कंचन मैम आप काली मिर्च बता रही थी, क्या क्या बता रही थी? हेडर सर, सालिशिया दवाई PX पावर की दी थी गोलियां। वो अगर प्रकृति में रखना होगा तो अंदर बैठा देगा, अगर वो गई तो अपने आप खोल के ना जख्म तो निकाल देता है। मतलब गंभीर गंभीर जो होगा उसको भी मिटा देगा वो, है या जी ऊपर सर। वाला ही मिटा देगा, स्किन वाला ही? गए ना वो कोई मेरे नहीं, बेटे को खा ये सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अंदर सर का साइलिशिया सालिसिया सर से। अभी अभी साइलिशिया से रोज छर्रे, शॉटगन के छर्रे भी निकल जाते सर। 1M डोज दिया था, उससे शॉटगन के छर्रे जो अंदर फंस जाते वो भी अपने आप निकल जाते। अब ये पता नहीं कैसे होता है, लेकिन ये मतलब व्यक्तिगत रूप से एक जैसे क्या है, पुलिस केस बचाने के लिए ये गांव में लड़ाई हो गई थी, शॉटगन के छर्रे लगे थे, तो वो आश्रम में आए थे, उनको होम्योपैथी की जानकारी थी, आश्रम के गुरु को उन्हें साइलिशिया दी थी। तो वो किस तरीके से निकाल लेता है ये नहीं मालूम, लेकिन वो करता है, इफेक्ट तो है फॉरेन बॉडी। जब मालूम पड़ेगा आगे चीजें तो उसमें है क्या, ये सबसे बड़ी चीज तो ये है, उसमें है क्या। क्योंकि अब जो होम्योपैथी दवाई बनी है वो सब ये आयुर्वेदिक दवाइयों से बनी है अपनी से अधिकांश। गुरुजी तो ना सारिया पैथियां जानते थे, वो साल्ट वगैरह डीप उनको ज्ञान था, वो हर्कपैथी की दवाई की उनको समझ थी। मेरे को वो पेशेंट भी मेरे नोन में ही है, मैं पूछ बता सकता हूँ। आधा किलो दही। हेलो। आवाज म्यूट हो गया, कृपया अनम्यूट करके बताइए। हाँ जी। हाँ, हाँ जी। कुछ बताना है तो बताइए। बस यही बता रहा था सर, मेरे को तो अब दूसरे अपने जो सर है एलोपैथी वालों ने, उन्होंने भी जोर लगा दिया शलीशिया में ये पावर है, अगर उसने जख्म में बिठा भी देती है, अगर कोई निकालने वाली चीज हो तो अपने आप निकाल देती है। मैं ये कह रहा था सर कि वो अंदर का जो होता है फोड़ा, जैसे अंदर जो फोड़ा होता है कई बार तो बाहर होता है, कई बार कोस्टासिस में होता है इस तरह का कीना जैसा। तो उसको भी पका देता है या केवल बाहर वाले को ही पकाता है जो स्किन के ऊपर होता है? बस मैं ये पूछ रहा था। हर जगह काम करती है सर, बॉडी पे हर जगह काम करेगी। कहीं भी आप दो, अगर आपको लगता है तो बहुत जबरदस्त दवाई है। ठीक है। कंचन मैम आपने क्या क्या दवाई बताया था? काली मिर्च और क्या क्या बोला था पकाने के लिए? कुछ अलग योग बताया था आपने। सर मैंने उसमें अम्बे हलद नहीं है तो हल्दी या फिर दोनों भी मिक्स कर सकते हैं। उसमें काली मिरी डालना है और थोड़ा सेंधो। और कभी कभी ना वो मतलब ऐसे चिपकता नहीं है ना, हम जब लगाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें ना थोड़ा सा आटा होता है ना, ऐसे एक चुटकी भर हमारा जो गेहूं का आटा होता है वो भी डाल दे। और थोड़ा पानी डाल के उसको ऐसे छोटे से बर्तन में या जैसे चम्मच होती है ना गोल वाली, उसमें अगर वो थोड़ा पका ले, और फिर पकाने के बाद थोड़ा हल्का गर्म रहे ना तो उसको ऐसे लेप जैसे मोटा सा लेप करके उसको सूखने दे, और नेक्स्ट डे ही उसको निकाले। तो वो कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे वो बिल्कुल अर्ली स्टेज में उसका पकवा अवस्था स्टार्ट हुई हो या फिर स्टार्ट ही नहीं हुई हो ना, तो वो बैठ जाता है। और समझो अगर वो पश्चिमाना अवस्था में हो तो वो फूट जाता है। तो मैं ये बहुत बार ना नाखून के साइड में भी होता है फीमेल्स को, तो उनको फिर क्या बोलती हूँ ना, ये सेम ऐसे बनाने के लिए बोलती हूँ, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालने के लिए बोलती हूँ। और उसको जो खाने का पान होता है ना, तो वो खाने के पान में उसका लेप करने के लिए बोलती हूँ, और ऊपर से वो पान को
मतलब वो गर्म करके पान को भी उसको बांधने के लिए बोलते हो, तो वो नेक्स्ट डे या फिर 2-3 दिन में वो पक के फूट जाता है सर। जी जी, सर। बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। हम अब 7 बजे मिलेंगे, ये अध्याय समाप्त हो चुका है। कल हम लोग को शारीर वर्ण ये करके एक अध्याय है, शारीर वर्ण वर्ण के बारे में, वो हम कल शुरू करेंगे। और आज 7 बजे हम लोग मिलते हैं, अष्टांग हृदय का सेशन होगा। और डॉक्टर हरिहर सर आज से संभाषा भी शुरू होगी रात को 9 बजे। आप हरिहर सर आ सकते हैं रात को 7 बजे, शाम को भी लेक्चर होगा और रात को भी होगा। चारों सेशन अब आज से शुरू हो चुके हैं। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम। 7 बजे फिर मिलते हैं। जी सर, प्रणाम। ठीक है, प्रणाम सर।